अध्याय 1। अध्याय 1। स्थानापन्न। दिसंबर में नान्यांग शहर का मौसम बहुत ठंडा होता है। पूरे शहर में हुई भारी बर्फबारी ने ठंडी रात को और भी वीरान बना दिया। लेकिन इस समय 7 सितारा होटल के वीवीआईपी कमरे में माहौल बेहद गर्म था। लड़की की चुलबुली आवाज सुनकर दूसरों को दया आ गई। उसका शरीर झुका हुआ था, उसका माथा पसीने से लथपथ था। अच्छा रहो, थोड़ी देर और सहन करो और दर्द दूर हो जाएगा, ठीक है। पुरुष के पतले, सेक्सी होंठ लड़की के कान से सटे हुए थे। उसकी गर्म सांस और मोहक आवाज धीरे धीरे उसके तनावग्रस्त शरीर को आराम दे रही थी। डरो मत, लड़की ने अपने होंठ काटे। उसका पीला चेहरा आंसुओं से ढका हुआ था। उसकी मुट्ठियां धीरे धीरे ढीली पड़ गईं। तुदीम आदमी ने देखा कि वह शांत हो गई है और धीरे से उसका नाम पुकारा। शराब से भरा एक चुंबन उसकी गर्दन से नीचे तक जारी रहा। लड़की ने धीरे से अपनी आंखें उठाईं और बिस्तर के पास की मंद रोशनी पर भरोसा करते हुए उस आदमी की आंखों में देखने लगी। डरो मत, मैं यहाँ हूँ, डरो मत, ठीक है। वह आदमी मुस्कुराया। उसकी गहरी आंखों ने दर्शकों को आकर्षित किया। वे आंखें उसे बहुत ईमानदारी से देख रही थी। लड़की ने उसे स्वप्नवत देखा। धीरे धीरे उसकी आंखों में भी एक आकर्षण दिखा, लेकिन फिर वह बाहर तुयेत नामक आदमी के चुंबन में खो गई, जो मजबूत और मजबूत होता जा रहा था और उनकी रात अभी शुरू हुई थी। 3:30 बजे लड़की का फोन जला। स्क्रीन पर 198 नंबर था, लेकिन उसमें सिर्फ एक खाली जगह थी। वह जल्दी से उठ बैठी, धीरे से अपने कपड़े पहने और धीरे से बिस्तर से बाहर निकली। उसने अपना सिर घुमाकर बड़े बिस्तर पर सो रहे आदमी की ओर देखा। दीपक के नीचे रखा हुआ चेहरा अभी भी सुंदर है, यहाँ तक कि सोते समय भी यह एक अत्यंत सुंदर चित्र है। लड़की ने अपने होंठ काटे, गहरी सांस ली और फिर रुक गई। वह पलटी, दृढ़तापूर्वक कमरे से बाहर निकली और दरवाजा खोला। क्या ये ठीक है? दरवाजे के बाहर टोपी और धूप का चश्मा पहने एक लड़की खड़ी थी। वह एक तरफ खड़ी होकर सावधानी से पूछने लगी, हाँ, वास्तव में? चश्मा पहने लड़की मुस्कुराई और तुरंत सीधी खड़ी हो गई। हाँ, वह सो रहा है। ठीक है, तुम जाओ। लड़की अंदर जाने ही वाली थी, लेकिन वह फिर भी दरवाजे पर खड़ी रही और नहीं गई। पैसा कहाँ है? धूप का चश्मा पहने लड़की ने जब यह सुना तो वह भौचक्की रह गई। उसने अपनी टोपी और धूप का चश्मा उतार दिया। वह बिल्कुल दरवाजे पर खड़ी लड़की की तरह दिख रही थी। हालांकि दरवाजे पर खड़ी लड़की दूसरों को अधिक बुद्धिमान और कुलीन होने का एहसास दिला रही थी। मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। तुम पैसे लेने अपने पिता के पास जा सकते हो। तुम्हें जल्दी जाना चाहिए, रास्ते से हट जाना चाहिए। अगर तुमने मेरी अच्छी चीज को बर्बाद किया तो तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। दूसरी लड़की ने उससे उग्रता से कहा। ठीक है। उसने यह सुना और रास्ते से हट गई। ये लो और जाओ। लड़की ने अपना धूप का चश्मा और टोपी हाथ में ली, जल्दी से कमरे में गई और दरवाजा बंद कर लिया। वह मुस्कुराई, कड़वाहट से भरी मुस्कान। लेकिन उसे कोई पछतावा नहीं था। उसने अपनी टोपी और धूप का चश्मा पहना और अपनी पीठ सीधी करके चली गई। टैक्सी में उसने बर्फीले आसमान को देखा, अपना फोन निकाला और कॉल बटन दबाया। डॉक्टर वांग, मेरी माँ की दवा मत बंद करना। मैं तुरंत पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। हाँ, मैं वादा करता हूँ। जब उसे यकीन हो गया कि अस्पताल दवा देना बंद नहीं करेगा तो उसने फोन रख दिया। उसका नाम वान तुलांग है। वह 20 साल की है। अभी अभी जो लड़की सामने आई उसका नाम वान तुदीम था। वह भी 20 साल की थी। वह उसकी जुड़वा बहन है।
वान तुदीम का जन्म उससे 10 सेकंड पहले हुआ था। वह उसकी बड़ी बहन है। हालांकि जब वे 3 साल के थे तब उनके माता पिता का तलाक हो गया। उनका पालन पोषण उनकी मां ने किया जबकि वान तुदीम ने अपने पिता का अनुसरण किया। उसके बाद से दोनों कभी एक साथ नहीं दिखे। अध्याय 2 विभेदक उपचार। टैक्सी उसे बहुत तेजी से नान्यांग शहर के समृद्ध क्षेत्र में ले गई। यहाँ सभी विला की कीमत अरबों में है और सुरक्षा भी बहुत कड़ी है। उसने फोन किया और टैक्सी आसानी से आ गई। ड्राइवर, कृपया एक क्षण मेरा इंतजार करो, मैं शीघ्र ही वापस आ जाऊंगा। यहाँ टैक्सी पकड़ना मुश्किल है, इसलिए पैसे लेने के बाद उसे वापस अस्पताल जाना पड़ा। ठीक है। वह जल्दी से कार से बाहर निकली और विला के दरवाजे की घंटी बजाई। बहुत जल्दी एक नौकरानी उसके लिए दरवाजा खोलने आई। मिस, आप वापस आ गई है। नौकरानी का मुस्कुराता हुआ चेहरा सख्त हो गया जब उसने साफ देखा कि उसने कैसे कपड़े पहने हैं। बॉस को खोज रहे हो? हाँ। आप एक मिनट रुकिए, मैं बॉस को सूचित करूंगा। नौकरानी का चेहरा थोड़ा ठंडा था। मैंने उसे पहले ही फोन कर दिया है। नौकरानी ने भौहें सिकोड़ी। उसका स्वर थोड़ा अप्रसन्न था। अंदर आइए। वह बहुत जल्दी अंदर चली गई। यह विला काफी विशाल था, जिसमें कई यूरोपीय शैली के उपकरण लगे हुए थे। एक नज़र में ही आप बता सकते थे कि यह आलीशान था। मिस्टर वैन सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। जब उन्होंने उसे अंदर आते देखा तो उन्होंने इत्मीनान से अखबार नीचे रख दिया। आप क्या कर रहे हैं? वैन हैम बैंक के बगल में बैठी महिला ने जल्दी से पूछा। हाँ, वह कमरे में चली गई। किसी को पता नहीं चला? पास नहीं है। महान। वह महिला बहुत सुंदर थी। उसने बहुत अच्छे से मेकअप किया हुआ था। उसकी त्वचा की इतनी अच्छी तरह से देखभाल की गई थी कि उस पर एक भी झुर्री नहीं थी। वैन हैम बैंक ने अखबार नीचे रख दिया और मुस्कुराए। मिस्टर होआक निश्चित रूप से हमारा 2DM ले लेंगे। यह सही है। जब तक हमारे 2DM का विवाह होआक परिवार में होता रहेगा, वैन परिवार का दर्जा ऊंचा रहेगा और हमारे बच्चों को भी भविष्य में विकास के बेहतर रास्ते मिलेंगे। हाँ। वैन हैम बैंक हंसे। हो परिवार, हमें ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था। क्या आपके पास मेरा पैसा तैयार है? उसने उन्हें काट दिया। यही कारण है कि वैन हैम बैंक का तलाक हो गया। जब उसकी मां कारावास में थी तो इस व्यक्ति ने एक अन्य व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित कर लिया और उसने एक बेटे को जन्म दिया। उसके बाद वान तुदीम बचपन से ही इस महिला के साथ रहा। अब वह उसे अपनी जैविक मां मानता है। वह अपनी मां के साथ सड़क पर किसी भिखारी से भी बुरा व्यवहार करती है। वैन हैम बैंक ने अपनी बेटी की ओर देखा जो बिल्कुल 2DM की तरह दिखती थी और भौहें सिकोड़ कर कहा, अपनी शक्ल तो देखो, तुम कितनी गरीब हो। वान तुलांग ने अपने हाथ कस लिए और सीधे खड़ी हो गई। गुस्सा मत होइए। आप उस बच्चे की तुलना हमारे तुदीम से कैसे कर सकते हैं जो महिला ले गई? यह स्वाभाविक है कि देश के लोग मतलबी होते हैं। असभ्य। उसने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए धीरे से ये 2 शब्द बुदबुदाए। कल देहात से मदद मांगने वाला कौन था? उसकी पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ गई। वह जानती थी कि ऐसे लोगों पर गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। क्या आपकी माँ ने आपको यह सिखाया है? बड़ों से बहस करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम अब भी मुझे अपना पिता मानते हो? वैन हैम बैंक ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और जोर से बोला, पापा। ओह! क्या उन्होंने कभी पिता के रूप में अपनी जिम्मेदारियां पूरी की हैं? उस नज़र का क्या मतलब है? वैन हैम बैंक खड़ा हुआ और उसके सामने अपना हाथ उठाया।
तुमने मुझे मारा, वैसे भी तुमने मुझे कभी अपनी बेटी नहीं माना। वह उसे घूरती रही, उसकी आंखें मानो किसी अजनबी को देख रही हों। वैन हैम बैंक को उसकी नज़र से इतनी असहजता महसूस हुई कि वह मुश्किल स्थिति में फंस गया। वह उसे हरा नहीं सका, लेकिन उसे जाने दिया, जो भी अच्छा नहीं था। ठीक है, ले लो। कोदी नहान ने अपनी जेब से चेक उसे दिया। जल्दी करो, जल्दी करो। वानतुदीम ने चेक सीमा को देखा। 600 मिलियन। बचपन से लेकर वयस्क होने तक इस तथाकथित पिता ने उसे एक पैसा भी नहीं दिया। आज उसने उसे 600 मिलियन दिए क्योंकि वह चाहता था कि वह अपनी बहन की जगह ले, जिसने बहुत समय पहले अपना कौमार्य खो दिया था। आपकी वह झिल्ली सचमुच मूल्यवान है। वानतुलांग मुस्कुराया, लेकिन यह मुस्कान उसके दिल की गहराइयों तक ठंडी थी। उसने चेक जेब में रखा, मुड़कर चली गई। रुकना। वैन हैम बैंक ने अचानक अपना मुंह खोला। वह रुकी, लेकिन पीछे नहीं मुड़ी। वह पैसा ले लो और अपने गृहनगर वापस जाओ। नान्यांग शहर में दोबारा मत आना। वैन हैम बैंक की आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। कोदी नहान आश्चर्यचकित थी। वह तुरंत इसमें शामिल हो गई। यह सही है। नामडोंग की इस भूमि पर फिर कभी मत आना। नामडोंग में अकेले तुदीम का होना ही पर्याप्त है। वानतुलांग ने बैग को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। क्या वे डरे हुए हैं? क्या उन्हें डर है कि वह उनका कारोबार बर्बाद कर देगी? सचमुच पूरे देश के लिए एक आदर्श पिता और सौतेली माँ। अध्याय 3। अध्याय 3। सगाई की तारीख की घोषणा। वानतुलांग ने पैसे लिए और अस्पताल का बिल चुकाने के लिए जल्दी से अस्पताल की ओर दौड़ा। अस्पताल के कमरे में वापस आने पर बिस्तर पर लेटी महिला ने उसे देखा और तुरंत उठ बैठी और धीरे से पुकारा, तू लांग, माँ। वानतुलांग दौड़कर वापस आया और चिंतित होकर पूछा, माँ, आप अभी तक सो क्यों नहीं रही हैं? क्या तुम्हें भूख लगी है, माँ? क्या आप मेरे लिए कुछ खाने को खरीद सकते हैं? अरे मूर्ख लड़की, तुमने अभी अभी किसी से अपनी माँ के लिए खाना लाने को कहा, मुझे भूख नहीं है। बाक हाई क्विन ने उसका हाथ पकड़ लिया और दुखी होकर कहा, क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें रुकने के लिए नहीं कहा था? मैंने सुना है कि बाहर बर्फबारी हो रही है। क्या तुम्हें ठंड लग रही है? बाक हाई क्विन ने बोलना समाप्त किया और उसका हाथ खींचकर अपने कंबल के नीचे रख दिया। वानतुलांग का दिल गर्म हो गया। उसने अपना सिर हिलाया, मुझे ठंड नहीं लग रही है। बाक हाई क्विन ने उसे दिल के दर्द से देखा, उसे खींचकर बैठाया और उसके बालों पर नजर डाली। उसके बाल। वानतुलैंग ने आश्चर्य से अपने बालों को देखा। उसके बाल मूलतः काले थे, लेकिन उसने उन्हें रंग दिया क्योंकि वह अपनी बहन होने का दिखावा करना चाहती थी। हाँ, यह आप है। मैं अपने पिता से पैसे उधार मांगने गया था और संयोग से मेरी बहन बाल बनवा रही थी। उसने मुझे अंदर आकर कुछ काम करने को कहा। वानतुलांग ने अपने बालों को खींचते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है, माँ? यह थोड़ा अजीब है ना? सुंदर, सुंदर। बाक हाई क्विन मुस्कुराई और बोली, फिर ध्यान से पूछा, आपकी बहन, क्या आपकी बहन ने कुछ कहा? उसने कहा कि जब वह व्यस्त नहीं होगी तो माँ से मिलने आएगी। वानतुलांग ने अपनी माँ की नजरों से बचने की कोशिश की। बाच हाई क्विन भी निराश हो गई। उसने और कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में निराशा और अकेलापन झलक रहा था। दरअसल दोनों ही अपने दिल में समझ गए थे कि वानतुदीम उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहता। ठीक है माँ, पिताजी ने आपसे जल्दी ठीक होने को कहा है। वानतुलांग ने तुरंत विषय बदल दिया। बाक हाई क्विन ने उसकी ओर देखा और कड़वी मुस्कान के साथ कहा, तू लांग, अब अपने पिता से पैसे उधार मत मांगना।
उसका अपना परिवार है, तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं है। माँ, आपकी यह बीमारी ठीक होना मुश्किल है। आप क्या कह रही हैं? पिताजी ने कहा कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तो उनसे कह दो, वैसे भी मैं उनका बेटा हूँ। वे कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि मैं अपनी माँ को खो दूं? बाक हाई क्विन की आंखें लाल हो गईं। उसने अपना हाथ खींच लिया। वान तु लैंग उस पर झुक गया। उसकी आंखें भी लाल हो गईं। अगले दिन दोपहर के समय वान तु लांग दोपहर का भोजन करने के लिए भोजन कक्ष में गया और फिर अस्पताल के कमरे में बाक हाई क्विन के साथ खाना खाने बैठ गया। अरे, ये देखो, ये बच्चा कितना सुंदर है। अचानक उसके बगल में बिस्तर पर लेटी चाची वोंग बोली। यह सुनकर वान तुलांग और बाक हाई क्विन ने टीवी की ओर देखा। टीवी स्क्रीन पर एक सुंदर पुरुष और सुंदर महिला की छवि दिखाई गई। वान तुलांग ने भौहें सिकोड़ी और चिंता से बाक हाई क्विन को देखा। सचमुच, कटोरा पकड़े हुए बाक हाई क्विन का हाथ कांप उठा। इसका कारण यह है कि टीवी पर उस आदमी के बगल में खड़ी लड़की उसकी बेटी वान तु दीम है। वहां कई पत्रकार उनका साक्षात्कार लेने के लिए दौड़े चले आ रहे थे। महाप्रबंधक हो, क्या आप सचमुच मिस वैन से सगाई करना चाहते हैं? वहां कई माइक्रोफोन उठे हुए थे, जो ऐसा चाह रहे थे कि उन्हें उनके मुंह में ठूंस दिया जाए। टीवी पर वह व्यक्ति कुछ भी नहीं बोला। वह बस वहीं खड़ा रहा, लेकिन अपने स्वाभाविक अहंकार को बड़ी मुश्किल से छिपा सका, जिससे संवाददाताओं का दम घुट रहा था। वान तु दीम ने अपने होंठ काटे और बगल में खड़े आदमी को थोड़ी चिंता से देखा। इस समय ठंडा आदमी मुस्कुराया, उसके बगल में लड़की को गले लगाया और मुस्कुराया। मैं हो यिंगजुन, आधिकारिक तौर पर घोषणा करता हूँ कि अगले शनिवार को मेरी सगाई यू शिनबांग की बेटी यू जियान से होगी। अचानक वहां अनगिनत रोशनियां चमकने लगी। उस आदमी के बगल में खड़ी लड़की ने आश्चर्य से अपना मुंह ढक लिया, फिर फूट फूट कर रोने लगी। एक सेकंड बाद ही स्क्रीन पर तुरंत ही कई सुर्खियां दिखाई देने लगी। वह व्यक्ति जो अनगिनत महिलाओं को दीवाना बनाता है, कई 100 अरब डोंग से अधिक मूल्य वाले एसकेआई ग्रुप का सीईओ हो यिंगजुन ने यून परिवार की युवती के साथ अपनी सगाई की तारीख की घोषणा की। पता चला कि वह नान्यांग शहर का सबसे अमीर आदमी है। कितना सुंदर आदमी और खूबसूरत महिला है। चाची वोंग ने खाते समय मुस्कुराकर टिप्पणी की। वान तु लांग की मां ने आह भरी। बाक हाई क्विन के हाथ कांपने लगे और अंततः उसने धीरे से कटोरा नीचे रख दिया। माँ जी लिंग, माँ थोड़ी देर सोना चाहती है। यून जी लिंग ने अपने होंठ सिकोड़े। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि अपनी माँ को कैसे दिलासा दे। उसने धीरे से आह भरी, अपना मास्क पहना, अपना कटोरा और चॉपस्टिक्स उठाया और बाहर चली गई। अध्याय 4। यह सब गलत कहाँ हुआ? शाम के 7 बजे थे। एसकेआई के सीईओ कार्यालय। आनकवान वान तु दीम अपने कार्यालय में बैठे हुए शर्म से उसे देख रहे थे। हो आनकवान ने उसका हाथ खींचा और उसे गले लगा लिया। क्या तुम आज थक गई हो? उस आदमी की आवाज बहुत धीमी, अत्यंत आकर्षक, कानों को इतनी सुखद थी कि लोगों को स्वप्नदोष हो जाता था। वान तु दीम ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। उसकी आवाज नरम थी, लेकिन उसमें एक ऐसी खुशी थी जिसे छिपाना मुश्किल था। नहीं, मैं थकी नहीं हूँ। आज मैं आपकी सगाई की तारीख की घोषणा करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ। वह थकी कैसे हो सकती थी? वह तो बहुत खुश थी। जब वह 6 साल की उम्र में पहली बार इस आदमी से मिली थी, तभी से वह उससे गहरा प्यार करने लगी थी। हो यिंगजुन मुस्कुराया। उसकी कठोर उंगलियों ने धीरे से उसके चेहरे को सहलाया और अपना सिर नीचे करके कहा,
इस सप्ताहांत सगाई समारोह मुझ पर छोड़ दो, तुम्हें बस स्कूल जाना है और अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है, समझे? वान तुदीम ने शर्म से सिर हिलाया। उसने थोड़ी शर्मिंदगी से उसकी ओर देखा। वह आदमी कम से कम 6 फुट लंबा था और अपनी मेज पर बैठे हुए भी वह बहुत लंबा दिखाई दे रहा था। साथ ही वह बहुत सुंदर है, इतना सुंदर कि कोई भी शब्द उसका वर्णन नहीं कर सकता। उनका रूप, उनकी परिपक्वता, उनका आकर्षण, उनके बारे में सब कुछ लोगों को पागल कर देता है। कोई नहीं जानता कि उसे पाने के लिए उसने कितने प्रयास किए। कोई नहीं जानता कि उसने कितनी अमीर महिलाओं को गुप्त रूप से खत्म किया है। सौभाग्य से भगवान बहुत निष्पक्ष हैं। उनके प्रयासों को देखते हुए उन्होंने आखिरकार उनका सपना साकार कर दिया। बाहर बर्फ धीरे धीरे उड़ रही थी। पूरा शहर ठंड से ढका हुआ था। लेकिन इस कमरे में अस्पष्ट माहौल धीरे धीरे गर्म होता गया। वान तुदीम थोड़ी घबराई हुई थी। उसका दिल छाती में जोर से धड़क रहा था। वह इसका इंतजार कर रही थी। भले ही कल रात उसका पहला समय उसके साथ नहीं था, लेकिन जब तक अब से हर बार वह उसके साथ ही रहेगी, जब तक यह ऐसा ही रहेगा, तब तक यह ठीक है। इसके अलावा यह एक कार्यालय है। यहाँ काम करते हुए जितना अधिक वह इसके बारे में सोचती, उसका चेहरा उतना ही लाल होता जाता, वह उतना ही अधिक उत्साहित महसूस करती। इस समय उस आदमी ने धीमी आवाज में पुकारा, जियान। उसकी चुंबकीय आवाज गूंज उठी, जिससे यून जी यान अपना संयम खो बैठी। यिंग यिंग जून। हु यिंग जून ने आकर्षक ढंग से मुस्कुराया, धीरे से अपनी ठोड़ी उठाई और अपने होठों के करीब झुक गई। युनजी यान ने घबराहट में अपनी आंखें बंद कर ली, लगभग अपनी सांस रोक ली। लेकिन उसने आधे दिन तक इंतजार किया और उस आदमी के होंठ अभी भी उसके होंठों से नहीं छुए। हो! वान तुदीम ने ध्यान से अपनी आंखें खोली और देखा कि वह आदमी भौहें सिकोड़े हुए था। क्वान आना को क्या हुआ? आप अपने ऊपर क्या छिड़क रहे हैं? तारा? वान तुदीम को आश्चर्य हुआ। उसने उसे सूंघने के लिए अपना हाथ उठाया और कहा, यह क्लाइव कीथ का इत्र है, क्या बात है? ये है देश का सबसे महंगा परफ्यूम, सीमित मात्रा में उपलब्ध। क्या इसकी महक में कुछ अजीब है? हु यिंगजुन ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसका आधा शरीर अंधेरे में था। उसका चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता था और उसके चेहरे की अभिव्यक्ति का अनुमान नहीं लगाया जा सकता था। यू जियान को नहीं पता था कि वह क्या सोच रहा था। बहुत देर हो गई है, ड्राइवर से कहो कि तुम्हें घर पहुंचा दे। वह सीधा खड़ा हुआ और फर्श से छत तक वाली खिड़की की ओर चला गया। वान तुदीम को समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। वह उसके पास गई और उसकी आस्तीन खींची। आनकवान, क्या बात है? क्या मैंने कुछ गलत किया? नहीं। हु यिंगजुन अभी भी शांति से मुस्कुराई, उसका कॉलर खींचा और उसकी ओर देखा। तुम्हें कल स्कूल जाना है, जल्दी घर जाकर आराम करो, ठीक है? वान तुदीम ने अपने होठों को काटा। वह अपने दिल में बहुत असंतुष्ट थी लेकिन गुस्सा होने की हिम्मत नहीं कर पाई। इसलिए उसने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, मुझे पता है, उसने कहा और फिर मुड़कर अपने कार्यालय से बाहर चली गई। क्या हुआ? वान तुदीम ने भौहें सिकोड़ी। उसे समझ नहीं आया। सुबह सुबह वह उसकी बाहों में जाग उठी। वह अभी भी उसे पकड़े हुए था, ऐसा दिखावा कर रहा था कि वह उसे चाहता है। उसने उसके माथे को चूमा और प्यार से उससे कहा, क्या तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है? चिंता मत करो, मैं तुम्हें सुबह यातना नहीं दूंगा। डरो मत, ठीक है? उस समय, हालांकि वह उसकी बाहों में कूदना चाहती थी और कहना चाहती थी कि अगर वह 10 बार और ऐसा करे तो भी उसे दर्द नहीं होगा, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। वह केवल यह दिखावा कर सकती थी कि यह उसका पहला मौका था और वह शर्मिंदा,
आदी और शर्मीली थी। लेकिन अब एक दिन बीत गया है और तुम अभी भी उसे नहीं चाहते? ना लिन्ह ने कहा कि हुआक आनक्वान ने कभी किसी महिला को नहीं छुआ है? यदि हाँ, तो एक बार जब आपने महिलाओं का स्वाद ले लिया, तो आप खुद को क्यों रोकते हैं? गलती कहाँ हुई? अध्याय 5। अध्याय 5। 1 मिनट रुको। यू जी लिंग के जाने से हो यिंग जून को थोड़ा असहज महसूस हुआ, इसलिए उसने अपने कॉलर के बटन ढीले कर दिए। इसके तुरंत बाद उसने सिगरेट सुलगा ली। बाहर बर्फ गिरना फिर बंद हो गया। उसने धीरे से अपनी आंखें सिकोड़ी, एक गहरी सांस ली, फिर अपने पतले होठों को थोड़ा खोला और धुएं का एक धुंधला छल्ला बाहर निकाला। यह ऐसा कैसे हो गया? यह स्पष्ट था कि चाहे वह उससे कितनी भी बार पूछे, यह कभी पर्याप्त नहीं था। लेकिन उस पल परफ्यूम की तीखी खुशबू ने उसकी सारी रुचियों को फीका और बेस्वाद बना दिया। परफ्यूम की खुशबू ने उसे कल रात का दृश्य याद दिला दिया। तू दीम, तुम बहुत प्यारे हो, तुम्हारी खुशबू बहुत अच्छी है, अच्छी खुशबू आती है। क्या हुआ? क्या तुम्हें इसकी गंध नहीं आ रही? उसने अपना सिर हिलाया। उसके चेहरे पर भाव शून्य था। सुगंध बहुत शुद्ध है, विशेष रूप से सुखद। आदमी ने निराशा में भौहें सिकोड़ी। वह आज बहुत थका हुआ होगा। सिगरेट बुझाने के बाद उन्होंने किसी और चीज के बारे में नहीं सोचा, बस अपने अधीनस्थों को आदेश देने के लिए निजी विमान पर बटन दबाया। तैयार हो जाओ, अस्पताल चलो। हाँ, महाप्रबंधक हो। वान तु लांग ने सारे बर्तन धो दिए। बाज हाई क्विन ने दवा ली और सो गई। वान तु लांग, आप हमेशा मास्क क्यों पहनते हैं? चाची वोंग बिस्तर के पास बैठीं और उत्सुकता से पूछा। वे 1 सप्ताह से इस अस्पताल के कमरे में हैं, फिर भी उन्होंने मास्क क्यों पहना हुआ है? यू जी लिंग की आंखें चमक उठीं। उसने जल्दी से चाची वांग की ओर देखा। चाची वांग, जब मैं छोटी थी तब से मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहा है और अस्पताल जाने से बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। मैं अक्सर बीमार हो जाती हूँ और मुझे अस्थमा भी हो सकता है। इसलिए डॉक्टर ने सुझाव दिया कि जब भी मैं ऐसी जगहों पर जाऊं, तो मुझे जितना संभव हो सके मास्क पहनना चाहिए। आंटी वोंग ने सिर हिलाया। ओह, तो यह बात है। वान तु लांग अजीब ढंग से मुस्कुराया, पीछे मुड़ा और कपड़े तह करने लगा। वान परिवार नहीं चाहता था कि वे नान्यांग शहर में दिखाई दें, लेकिन वे पिछले 1 सप्ताह से नान्यांग शहर में हैं। बाई हैकिंग की हालत खराब होती जा रही है। नान्यांग शहर ही उसकी आखिरी उम्मीद है, इसलिए उसे अपने आप को अच्छी तरह से छिपाना पड़ता था, लेकिन खाने के समय को छोड़कर वह हमेशा मुखौटा पहनती थी। अरे, टिश्यू खत्म हो गए। टूथपेस्ट लगभग खत्म हो गया है। शैम्पू कब वाष्पित हो गया? कपड़े तह करना समाप्त करते ही उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके पास घर का ज्यादा सामान नहीं बचा है। वान तु लांग ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा, एक गहरी सांस ली और सामान खरीदने के लिए पहली मंजिल पर स्थित सुपरमार्केट में जाने का फैसला किया। चाची वांग, मैं थोड़ी देर के लिए नीचे सुपरमार्केट जा रहा हूँ। मैं तुरंत वापस आ जाऊंगा। मेरे बगल में बैठी आंटी वांग अभी भी जाग रही हैं। वह टीवी देख रही हैं। हाँ। आंटी वोंग ने तुरंत मुस्कुराकर सिर हिलाया और फिर टीवी पर तस्वीरें देखना जारी रखा। वान तु लांग के धन्यवाद कहने के बाद वह बाक हाई क्विन के पास गई, उसे कंबल ओढ़ाया और फिर चली गई। एक काले रंग की मेबैक जेपेलिन चुपचाप अस्पताल में पहुंची। एक चमकदार सिर वाला आदमी लग्जरी कार की दूसरी तरफ भागा। कार स्थिर होकर रुक गई। सचिव गो सुक्सियाओं पहले कार से बाहर निकले, दूसरी तरफ चले गए और दरवाजा खोला। जनरल मैनेजर हो, आपको व्यक्तिगत रूप से आने की जरूरत नहीं है। चिंता न करें,
मैंने उसके इलाज के लिए सबसे अच्छे डॉक्टरों की व्यवस्था कर दी है। कोई समस्या नहीं होगी। एक आदमी तेजी से मुस्कुराता हुआ आया और बोला। वह व्यक्ति जिसने उसे खुशामद और चापलूसी करने पर मजबूर किया, वह नान्यांग शहर का प्रसिद्ध व्यक्ति हुओ यिंगजुन था। वह व्यक्ति अपने चेहरे पर काला मास्क लगाए हुए लग्जरी कार से बाहर निकला। हालांकि वह अभी भी अपने उग्र स्वभाव को छिपा नहीं सके। महाप्रबंधक हुओ उस समय प्रबंधक वांग केवल हकला सकते थे। वह मामला मैंने पहले ही इसका प्रबंध कर लिया है। प्रबंधक वांग, क्या आप बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं? गो सुक्सियाओं ने उसे ठंडे स्वर में टोका। यह सुनकर मैनेजर वांग ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया और कुछ भी बकवास कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मार्गदर्शक। उस आदमी के हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया। उसकी आंखें ठंडी थीं और उसने मैनेजर वांग की ओर देखने की भी जहमत नहीं उठाई। हाँ, ठीक है। मैनेजर वांग कांप उठे और तेजी से आगे बढ़ गए। शाम के करीब 7 बजे थे। दिन के समय बड़े शहरों में बहुत चहल पहल थी, लेकिन इस समय अधिकतर लोग अपना काम खत्म कर चुके होते हैं और इससे भी अधिक लोग बीमारों और उनके बच्चों से मिलने आते हैं। हुओ यिंगजुन ने गो चुक्सियाओं को निर्देशक को बुलाने के लिए नहीं कहा। वह दूसरों को परेशान नहीं करना चाहता था। उनकी लंबाई 1 मीटर 90 इंच है और यहाँ खड़े होकर वह काफी प्रभावशाली लग रहे हैं। लेकिन उसके शरीर पर एक तेज, ठंडी सांस भी थी, जिसके कारण भीड़ अनजाने में उससे थोड़ी दूर चली गई। जैसे ही लिफ्ट आई, सभी लोग बिना समझे उससे डरने लगे। लेकिन उन्हें लगा कि लिफ्ट का इंतजार करना बहुत थकाने वाला है, इसलिए उन्होंने सिर झुकाया और अंदर चले गए। गो सोक्सियाओं ने अपनी आंखें नीची कर ली। मैनेजर वांग जल्दी से अंदर चला गया, फिर गो सोक्सियाओं भी जल्दी से पीछे चला गया। वे दोनों उसके लिए एक दीवार की तरह खड़े रहे और किसी और को उसे छूने नहीं दिया। रुको, 1 मिनट रुको। यून जी लिंग ने एक मुखौटा पहना, एक हाथ में बेसिन पकड़ा, दूसरे हाथ में दूसरी चीजों का एक गुच्छा था, जल्दी से भाग गया। मुझे थोड़ी जगह दो, कृपया मुझे जगह दो। जैसे ही लिफ्ट बंद होने वाली थी, वैन तु लांग बिजली की गति से अंदर घुस गया। तुरंत लिफ्ट 8216 डिंग 8217 1 घंटा बंद करना। अध्याय 6 सोचा था कि यह लाल है लेकिन निकला काला। खैर, सौभाग्य से मैं पकड़ लिया गया। वान तु लांग ने तुरंत राहत की सांस ली। यह बड़ा अस्पताल अत्यधिक भीड़ भाड़ वाला है, जबकि यहाँ 7 या 8 लिफ्टें हैं। लेकिन चाहे जितनी भी लिफ्टें हों, यह बेकार है क्योंकि निश्चित रूप से वहां से अधिक लोग गुजरेंगे। अभी अभी वह नीचे गई थी। उसे 10 मिनट से अधिक समय तक इंतजार करना पड़ा तथा पहली मंजिल तक पहुंचने के लिए उसे भीड़ के बीच से होकर दांत पीसने पड़े। लेकिन अब वह अंदर आ गई, बहुत भाग्यशाली है। लेकिन किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि अधिक से अधिक लोग आते रहेंगे। वान तु लांग केवल पीछे हटने के लिए तैयार था, लेकिन अचानक एक कठोर शरीर से टकरा गया। किसी कारणवश उसे अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। वह भौहें सिकोड़कर थोड़ा सा देखने के लिए अपना सिर घुमाने ही वाली थी। लेकिन किसने सोचा होगा, सिर्फ 8216 कील 8217 1 घंटे बाद लिफ्ट रुक गई। कुछ ही देर में अंदर चारों ओर अंधेरा छा गया। क्या हो रहा है? लिफ्ट में जोरदार चीख की आवाज आई। लिफ्ट अटक गई है। मुझे बहुत डर लग रहा है। बहुत शोर है, चुप हो जाओ। चिल्लाना बंद करो, फोन उठाओ, घंटी बजाओ। किसी ने तुरंत अपना सेल फोन निकाला, लिफ्ट की लाइट जलाई और अलार्म बटन दबाया। एक क्षण में अंदर से आवाज आई।
घबराइए नहीं, हम तुरंत रखरखाव के लिए किसी को भेजेंगे, शांत रहें, यह जल्द ही हो जाएगा। लिफ्ट के स्पीकर से एक सौम्य, आश्वस्त करने वाली आवाज आई। अब सभी लोग चुप थे, लेकिन बड़बड़ाहट और शिकायतें उनके कानों में गूंजती रहीं। महाप्रबंधक हो गोसु शियाओं ने भौहें सिकोड़ी, उनकी आवाज धीमी हो गई, वे थोड़ा चिंतित महसूस कर रहे थे। कोई बात नहीं। आदमी की आवाज ठंडी सी सुनाई दी। सामने खड़ी यून जी लिंग ने तुरंत भौहें सिकोड़ ली। अभी तो उसे लगा था कि वह भाग्यशाली है, लेकिन वह इतनी बदकिस्मत क्यों थी? लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह थी कि सामने वाले ने उसे धक्का देकर अंदर धकेल दिया। थोड़ा और पास आ जाओ, मैं दरवाजे से चिपकने वाला हूँ। एक व्यक्ति ने बहुत बल लगाया, जोर से धक्का दिया। वैन तो लांग को अचानक पीछे धकेल दिया गया, जिससे वह किसी से टकरा गया। अंकल, कृपया धीरे चलो। वान तो लांग की आवाज बहुत नाराज थी। यह लिफ्ट पहले से ही छोटी है और वह फिर भी धक्का देता है। उसे कौन हरा सकता है? उसने मेरे पैर पर पैर रखा। अचानक उसके सिर के ऊपर से एक ठंडी आवाज गूंजी। वान तो लांग स्तब्ध रह गई। उसने जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया, लेकिन उसके चारों ओर इतना अंधेरा था कि वह कुछ भी नहीं देख पा रही थी। वह घबरा गई। उसने जल्दी से अपने पैर पीछे खींच लिए। कोई आश्चर्य नहीं, अभी अभी उसे लगा कि उसका पैर किसी चीज पर है। हाँ, हाँ, मुझे माफ कर दो। वान तो लांग झुककर माफी मांगना चाहता था, लेकिन वहां भीड़ थी, इसलिए वह पीछे मुड़ भी नहीं सका। लेकिन इस आदमी की आवाज तो बहुत परिचित है। तुमने यह कहाँ सुना है? सावधान। अचानक ऐसा लगा कि उस आदमी की आंखें अंधेरे में भी देख सकती हैं। उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और उसके कंधे पर रख दिया। लिफ्ट हिलने लगी और खड़खड़ाहट जैसी आवाज हुई। एक घंटा एक के बाद एक अनेक प्रकार की कान फाड़ देने वाली चीखें गूंजने लगी। आप सब चिंता मत करें, लिफ्ट का रखरखाव चल रहा है, यह जल्द ही पूरा हो जाएगा। वक्ता की ओर से एक आश्वस्त करने वाली आवाज आई। धन्यवाद, धन्यवाद। वान तु लांग सचमुच डरा हुआ है। आदमी के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। वह उसे जाने ही वाला था कि अचानक उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। आप, क्या आप मुझे जाने दे सकते हैं? हालांकि वैन तु लैंग अभी अभी की मदद के लिए बहुत आभारी था, लेकिन अचानक एक अजनबी आदमी का उसके कंधे पर आ जाना उसे अभी भी बहुत असहज महसूस करा रहा था। हिलना मत। हो। वान तो लांग दंग रह गया। हिलना मत? क्या लिफ्ट में फिर कोई समस्या है? लेकिन अगले ही पल एक गर्म सांस अचानक उसके कान तक पहुंची। उसके शरीर पर खुशबू बहुत जानी पहचानी थी। हाँ, तुमने क्या कहा? खुशबू बहुत शुद्ध, खास थी। गंध बहुत शुद्ध थी, विशेष रूप से सुखद। एक पल में वह एक मूर्ति की तरह जम गई। यह आवाज, यह कथन सबसे अधिक सत्य होने की संभावना है, यह वही है। अध्याय 7। अध्याय 7। क्या मुझे कुछ गंध आ रही है? लिफ्ट अटक गई है। अंधेरी लिफ्ट में यह तो हिलता भी है। उसे लगा कि अब जो कुछ हो रहा है वह सबसे भयानक बात है। यह आदमी उसका दुःस्वप्न है, उसके दिल की गांठ है। ऐसा लगता था जैसे हर बार जब वह उसके बारे में सोचती थी, तो वह असहनीय गंदा लेन देन फिर से उसके दिमाग में घूम जाता था और उसे परेशान करता था। नान्यांग शहर में दोबारा कभी मत आना। नान्यांग शहर में आपको बस एक यान की जरूरत है। एक क्षण के लिए उसका मस्तिष्क पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। वह तो यह भी सोच सकती थी कि अगर यून शिनबांग को पता चल गया कि वह नान्यांग शहर में है, तो क्या होगा? वह कौन थी?
उस आदमी की चुंबकीय आवाज फिर से उसके सिर के ऊपर से गूंजी। उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन सामने खड़ी लड़की के लिए यह स्पष्ट सुनने के लिए पर्याप्त थी। इस समय भले ही उसने अपनी बाहों में बहुत सारी चीजें पकड़ी हुई थी, फिर भी वह ठंडे पसीने से नहीं बच सकी। आज ठंड बहुत थी, लेकिन अचानक उसे अपनी पीठ से पसीना बहता हुआ महसूस हुआ। हे भगवान, लिफ्ट कब ठीक होगी? मैं बहुत थक गया हूँ। लिफ्ट से एक असंतुष्ट आवाज आई। हाँ, यह कब ठीक हो जाएगा? लोगों की ओर से असंतोष की आवाजें लगातार उठती रहीं। मुझे जवाब दे। आदमी पर कोई असर नहीं पड़ा। इसके विपरीत उसकी सांसें उसके कान के और भी पास आ गईं। उसे तो यह भ्रम भी था कि अगर उसने जवाब नहीं दिया तो वह किसी भी क्षण उसे फाड़ देगा। अब क्या? क्या करे वह? ध्वनि डिंग 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 8217। अचानक उसका मोबाइल फोन जोर से बज उठा। वान तुलांग के हाथ कांपने लगे। उसने जल्दी से फोन उठाया। उसने देखा कि यह एक परिचित नंबर था। बिना सोचे समझे उसने उत्तर कुंजी दबाई और उसे अपने कान के पास रख लिया। अरे हनी, तुम यहाँ हो। लिफ्ट फंस गई है। मैं अभी बाहर आ रहा हूँ। क्या? जीलिंग, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? फोन पर दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति दंग रह गया। प्रिय, चिंता मत करो, मैं अभी आता हूँ। वान तुलांग ने जल्दी से फोन रख दिया। उसका माथा पसीने से भीगा हुआ था। डिंग, कुछ ही क्षण बाद लिफ्ट अचानक खुल गई। अचानक प्रकाश आने से काफी देर तक अंधेरे में रहे लोगों को असहजता महसूस हुई। सभी ने अनजाने में ही प्रकाश को रोकने के लिए अपने चेहरे हाथों से ढक लिए। लेकिन वान तुलांग के पास ऐसा करने का समय नहीं था। वह बिजली की तरह बाहर निकल गई। अगले ही पल लिफ्ट की लाइटें चालू हो गईं। इस लिफ्ट में मौजूद सभी लोग बाहर निकल गए। हु यिंगजुन ने मुखौटा पहना था। किसी को नहीं पता था कि वह भीड़ में क्या ढूंढ रहा था। महाप्रबंधक हो, क्या आप ठीक हैं? गो सुक्सियाओ चिंतित था और जल्दी से पूछा। एक तरफ खड़े मैनेजर वांग बुरी तरह डर गए। महाप्रबंधक हो, मुझे नहीं पता कि लिफ्ट किस मंजिल पर होगी। हु यिंगजुन ने अपनी नजर हटा ली और उस व्यक्ति की तलाश करना बंद कर दिया। हाँ, पूछे कि आपका मरीज किस मंजिल पर है? क्वच सो ट्यू ने सुअर जैसे मोटे मैनेजर वोंग पर अपनी आंखें घुमाईं। 15वीं मंजिल, मैनेजर वांग ने कांपते हुए कहा। लिफ्ट के प्रवेश द्वार पर बहुत से लोगों की भीड़ लगी हुई थी। सीढ़ियां चढ़ो। आदमी ने अभी बोलना समाप्त ही किया था कि वह सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। मैनेजर वांग दंग रह गया। जाओ, सीढ़ियां चढ़ो। अरे, यह 5वीं मंजिल है। क्या आप और 10 मंजिल चढ़ना चाहते हैं? वान तुलांग लिफ्ट से बाहर भागा और तेजी से सीधे सीढ़ियों की ओर भागा। जब वह 14वीं मंजिल पर पहुंची तो वह बच्चों की तरह हाँफ रही थी और उसे ऐसा लग रहा था कि वह गिरने वाली है। बैंगनी मकबरा। हे भगवान! अचानक हुई आवाज से वान तुलांग इतना डर गया कि उसने जो कुछ भी पकड़ा था वह लगभग गिर गया। तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुमने अभी कुछ चुराया है? जो व्यक्ति आया था वह एक लड़की थी, जिसके छोटे बाल और गोल चेहरा था। वह बेहद सुंदर थी। वह वान तुलांग की सबसे अच्छी दोस्त फुओंग मैनहे है। तुमने तो मुझे मौत के घाट उतार दिया। वान तुलांग जल्दी से खड़ा हुआ और उसे खींचकर अस्पताल के कमरे में ले गया। फुओंग मैनहे ने बहुत उत्सुकता से उसकी ओर देखा। जब तुमने अभी फोन पर मुझे पति कहा था तो तुम्हारा क्या मतलब था? वान तुलांग दरवाजा खोलने ही वाला था कि एक पल के लिए वह स्तब्ध रह गया। फिर उसे उस आदमी के शब्द याद आ गए।
सुगंध बहुत शुद्ध है, विशेष रूप से सुखद। अरे तुलांग, तुम्हें क्या हुआ है? वान तुलांग ने अपना सिर घुमाकर उसकी ओर देखा और पूछा, मैनह्या, क्या तुम्हें मुझ में कुछ गंध आ रही है? फोंग मान है एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आया। मुझे सूंघो, क्या मैं कुछ सूंघ रहा हूँ? वान तुलांग ने भौहें सिकोड़कर पूछा। फोंग मान हई सूंघने और गंध लेने के लिए नीचे झुकी, फिर सीधे खड़ी हो गई, अपना गाल सहारा दिया और गंभीर भाव से उसकी ओर देखा। इसमें वास्तव में गंध है। यूजी लिंग तुरंत घबरा गया और जल्दी से पूछा, यह गंध क्या है? फोंग मान है ने उसकी ओर देखा, कुछ भी नहीं कहा। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी, जिससे जो लोग कहानी नहीं जानते थे वे थोड़ा चिंतित महसूस कर रहे थे। वान तुलांग के हाथ कसने के अलावा कुछ नहीं कर सके। इस समय फोंग मैनह्या अचानक उसके कान के पास झुक गया और मजाक में कहा, हाँ हाँ हाँ, बेशक यह एक कुंवारी लड़की की गंध है। अध्याय 8। वह समझती नहीं है। ओह, यह दुखदाई है। फोंग मैनह्या बकवास कर रही थी, जिसके कारण वान तुलांग ने उसे जगाने के लिए उसके सिर पर कई बार बेरहमी से वार किया। यदि आप जानते हैं कि इससे दुख होता है, तो बकवास करना बंद करें। वान तुलांग ने उसे घूर कर देखा, फिर धक्का देकर दरवाजा खोल दिया। बाज हाई क्विन अभी भी सो रही थी। उसके बगल की मेज फलों से भरी हुई थी। आप इतने सारे फल लाए हैं कि आपने मुझे पिछली बार जो ढेर दिया था वह अभी भी वहीं पड़ा है। मैंने अभी तक सब नहीं खाया है। वान तुलांग ने खरीदी हुई चीजें एक तरफ रख दी, फिर फलों का सौदा करने चला गया। फोंग मान हई एक स्टूल लेकर बैठ गए और मुस्कुराते हुए बोले, मेरा परिवार फलों की दुकान चलाता है, वैसे भी मैं कोई पैसा नहीं लूंगा। आप जितना खाना चाहें खा सकते हैं, लेकिन यह आपके माता पिता की मेहनत की कमाई है, इसे बर्बाद मत करो। मैं बाद में आपको पैसे लौटा दूंगा। फोंग मैन हई जल्दी से खड़ी हो गई और असंतोष में बोली, वान तुलांग, तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे नीचे देखो। वान तुलांग जल्दी से आगे बढ़ी और अपना मुंह ढक लिया। धीरे बोलो, क्या तुम नहीं देख सकती कि तुम्हारी माँ सो रही है? फोंग मैनह्या ने बहुत दुखी होकर मुंह बनाया। यूनजी लिंग ने जल्दी से उसे मना लिया। तुम्हें पता है कि मेरा ऐसा मतलब नहीं था। मुझे बस लगता है कि पैसा कमाना आसान है और तुम इतने सालों से मेरी मदद कर रही हो। रुको, ऐसी घटिया बातें मत कहो, यह बहुत डरावना है। फोंग मैनह्या ने अपनी आंखें बड़ी करके खोलीं और वान तुलांग को वे डरावने शब्द कहने से रोकने की कोशिश की। वान तुलांग ने हार मान ली। भूल जाओ। 2 दिन में वह अपने माता पिता से मिलने के लिए कुछ चीजें खरीदने का अवसर ले सकती थी। अरे, यहाँ आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। फोंग मैनह्या ने देखा कि कमरे में लोग थे, इसलिए बात करना असुविधाजनक था। वान तुलांग ने उसकी ओर देखा, जिससे एक बड़ा प्रश्नचिन्ह प्रकट हुआ। अरे, यहाँ बाहर आओ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने उसका हाथ पकड़ लिया, दरवाजा खोला और बाहर चली गई। क्या चल रहा है? फोंग मैनह्या ने उसे खिड़की के पास खींचा और पूछा, उसकी सगाई हो गई है, क्या तुम्हें पता है? हाँ, आपको पता है? उसके चौंकने वाले भाव को देखकर यू जीलिंग मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। नान्यांग शहर का सबसे अमीर आदमी सगाई कर रहा है, क्या यह जानना मुश्किल नहीं है? लेकिन फोंग मैनह्या ने भौहें सिकोड़ते हुए अचानक पूछा, क्या उन्होंने तुम्हें आमंत्रित किया था? वान तुलांग ने कंधे उचकाकर पुनः पूछा, क्या आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? फोंग मैनह्या ने मुंह बनाकर आह भरी। वह अच्छा खा सकती है और अच्छा पहन सकती है, लेकिन आपको मैनह्या की तरह रहना होगा। वान तुलांग ने उसे आगे बोलने से रोका,
तुम्हें मेरा बचाव करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि अब मेरी जिंदगी इतनी बुरी नहीं है। फोंग मैनहे ने अपने होंठ काटे। वह जानती थी कि वान तुलांग के लिए जब तक चाची बाक हाई क्विन स्वस्थ थी, यही उनकी सबसे बड़ी खुशी थी। अरे, वैसे मैं अभी कैशियर के कार्यालय में गया था। दूसरी तरफ से कहा गया कि आपने सारी फीस चुका दी है। आपको पैसे कहाँ से मिले? वान तुलांग थोड़ा हैरान हुआ, फिर शांति से अपना मुंह खोला और कहा, कल मैंने उससे पैसे उधार मांगे थे। क्या तुमने नहीं कहा था कि वह तुम्हें यह नहीं देगा? मैंने तुरंत चिंतित हो गया। क्या वह उसके लिए चीजें मुश्किल बना रहा है? यून जी लिंग का दिल अचानक से कठोर हो गया। यहाँ मत आओ, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता। हम तलाकशुदा हैं, इसलिए उसके जीवन या मृत्यु का मुझसे क्या संबंध है? मैंने सुना है कि आपकी माँ की हालत बहुत अच्छी नहीं है। क्या उनके पास पैसे खत्म हो गए हैं? 600 मिलियन डोंग। मैं एक बार आपकी मदद करूंगा। पैसे ले लो और इंडोचीन शहर वापस जाओ। वान तुलांग का हाथ कसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। पहले और बाद में भी वह यह नहीं समझ पाई कि पिता नामक इस व्यक्ति को उससे इतनी दुश्मनी क्यों थी। तुलांग फोंग मैनहे ने देखा कि उसका चेहरा अचानक बदसूरत हो गया और वह चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सकी। वान तुलांग ने तुरंत अपना संयम वापस पाया और मानहे की ओर देखा। क्या चल रहा है? तुम ठीक हो? मैनहे ने भौहें सिकोड़कर धीरे से पूछा। कोई बात नहीं। उसने अपने चेहरे पर बड़ी मुस्कान ला दी ताकि दूसरे पक्ष को चिंता न हो। हाँ, अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ। अगर मैं मदद कर सकता हूँ तो जरूर करूँगा। ओह, ठीक है। मेरी चाची की अगले हफ्ते सर्जरी होगी, है न? वान तुलांग ने सिर हिलाया। हाँ, मैं इस पल का लंबे समय से इंतजार कर रहा था। मैनहा ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे आश्वस्त किया। आंटी के पास एक नेक इंसान है जो उनकी मदद कर रहा है। वह निश्चित रूप से इस मुश्किल दौर से उबर जाएंगी। चिंता मत करो। जिस दिन उनकी सर्जरी होगी मैं तुम्हारे साथ यहाँ रहूंगा। ठीक है। वान तुलांग ने जल्दी से उसकी गर्दन पकड़ ली और अपना चेहरा दूसरे व्यक्ति के कंधे में छिपा लिया। वह सचमुच थक गई है। अध्याय 9। अध्याय 9। यह वह है। 2 दिन बाद राष्ट्रीय अकादमी में नहा लिन्हा वान तुदीम ने दूर से ध्यान से देखा। अंततः उस व्यक्ति को आते हुए देखा। वह जल्दी से वहां पहुंची। जो व्यक्ति वहां से गुजर रहा था वह हो परिवार की प्रिय राजकुमारी थी हुओ यालिंग। वान तुदीम और हुआक नहा लिन्ह ने एक ही राष्ट्रीय अकादमी में अध्ययन किया, लेकिन अलग अलग कक्षाओं में। बहन तुदीम, हुआक नहा लिन्ह ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी और आश्चर्य से पूछा, क्या आपको मुझसे कुछ चाहिए? वान तुदीम ने हंसते हुए उसके हाथ में रखा सामान उसे थमा दिया। यह नया एलवी हैंडबैग है। मुझे लगा कि यह आप पर बहुत जंचेगा, इसलिए मैंने इसे खरीद लिया। हुओ यालिंग की आंखें थोड़ी मुड़ गईं। उसने बैग खोलने और एक नज़र डालने के लिए हाथ बढ़ाया। ओह ठीक है, नहा लिन्हा, तुम्हारा भाई पिछले 2 दिनों से क्या कर रहा है? हुओ यालिंग के होठों का कोना थोड़ा ऊपर उठा, जिसमें व्यंग्य की झलक थी। तुम दोनों की सगाई होने वाली है। वह ऐसा क्या कर रहा है जो तुम्हें नहीं पता? वैन तुदीम को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने मुस्कुराते हुए समझाया, पिछले कुछ दिनों में मैंने देखा कि तुम्हारा भाई बहुत सारे कामों में व्यस्त था, इसलिए मैंने उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं की। यह स्वाभाविक है। मेरे भाई को हर दिन 100 मिलियन से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर करना पड़ता है। बहन तुदीम, मैं तुम्हें कुछ सलाह देता हूँ। अगर तुम दोनों भविष्य में शादी भी कर लो, तो भी तुम उसे परेशान नहीं कर सकती। वैसे भी पूरा स्की समूह बहुत बड़ा है और मेरे भाई पर निर्भर है।
वह वास्तव में बहुत थक गया है। यदि आप आज्ञाकारी ढंग से नहीं सुनेंगे तो श्रीमती हुओ की यह उपाधि लंबे समय तक नहीं रहेगी। हुओ या लिंग ने उसे प्रसन्नता से देखा। यह तो पक्का है। वैसे नहा लिन्हा, क्या तुमने पहले नहीं कहा था कि तुम्हें काल के डिजाइन किए कपड़े पसंद हैं? अरे, यह उसका बिजनेस कार्ड है। मैंने पहले ही काल से मिलने का समय तय कर लिया है। जब भी तुम्हारे पास खाली समय हो तो वहां जाओ और उसे अपने लिए कपड़े डिजाइन करने दो। हुओ या लिंग चौंक गई और पूछा, क्या आप काल के साथ अपॉइंटमेंट ले सकते हैं? वह साल में केवल 8 पोशाकें डिजाइन करते हैं, सभी सुपरस्टार्स के लिए। आपने जो कहा वह गलत है। मेरी नज़र में आप सुपरस्टार से भी ज्यादा शानदार हैं। काल ने मेरे कपड़े डिजाइन किए, यह उनका सम्मान था। यह सुनकर हुओ या लिंग धीरे से मुस्कुराई। तो धन्यवाद, बहन जी यान। बोलते हुए उसने वान तुदीम के हाथ से बिजनेस कार्ड लिया। फिर आगे बोली, वैसे ऐसा लगता है कि मेरा भाई पिछले 2 दिनों में हान फुक जनरल अस्पताल गया था। वह अस्पताल गया था? क्या उसमें कुछ गड़बड़ है? वान तुदीम ने तुरंत उत्सुकता से पूछा। नहीं, मेरी माँ ने कहा कि ऐसा लगता है कि किसी उच्च पदस्थ अधिकारी को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है, इसलिए मेरा भाई उनसे मिलने वहां गया। वान तुदीम ने कुछ नहीं कहा। उसने यह खबर क्यों नहीं सुनी? ठीक है सुश्री 2DM, मेरा अपॉइंटमेंट है, मैं पहले जाऊंगा। हुओ या लिंग ने सावधानीपूर्वक बिजनेस कार्ड को एक तरफ रख दिया। अच्छा, तो ठीक है। वान तुदीम ने तुरंत अपने हाथ में लिया एलवी हैंडबैग होआक नहा लिन्ह को दे दिया। हुओ या लिंग ने बैग लिया और आगे चल दी। लेकिन 2 कदम चलने के बाद ही वह अचानक पीछे मुड़ा। यह सही है? क्या गड़बड़ है? वान तुदीम ने उत्सुकता से पूछा। सिस्टर 2DM, अगली बार जब आप मुझे कुछ देना चाहें तो आपको नया मॉडल खरीदने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ सीमित संस्करण वाली चीजें ही इस्तेमाल करना पसंद करता हूँ। आखिरकार एक जैसी चीजें पहनने से लोग असहज महसूस करते हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? यह कहकर हुओ या लिंग थोड़ा मुस्कुराई, फिर गर्व से चली गई। यह देखकर वान तुदीम के दोनों हाथ मुट्ठी में बंध गए। तो क्या हुआ अगर वह सबसे अमीर कुलीन परिवार की राजकुमारी है? क्या उसे दूसरों का फायदा उठाना पसंद नहीं है? हुओ या लिंग, रुको, जब तक मैं हुओ परिवार में प्रवेश नहीं करती और तुम्हारी भाभी नहीं बन जाती, और देखो मैं तुम्हें कैसे सजा दूंगी। लेकिन हान फुक जनरल अस्पताल, उच्च पदस्थ व्यक्ति। ऐसा लगता है कि उसे फिर से खोजबीन पर जाना होगा। अस्पताल में? माँ, चलो घर चलें, बाहर ठंड है। वान तुलांग बाक हाई क्वी को आंगन में टहलने में मदद कर रहा था। यह कीमोथेरेपी सत्र बहुत प्रभावी था। बाक है क्विन का रंग बहुत उज्जवल दिखाई दिया। पिछले 2 दिनों से उसे बिस्तर से उठकर चलने फिरने में भी पहले से अधिक समय लग रहा है। ठीक है, बाक हाई क्वी धीरे से मुस्कुराई और उसके साथ वापस चली गई। इस समय वहां से अभी भी बहुत कम लोग गुजर रहे थे। ज्यादा धक्का मुक्की की जरूरत नहीं थी और लिफ्ट के सामने इंतजार कर रहे ज्यादा लोग भी नहीं थे। ओह, तू लांग, जाओ माँ के लिए लाल बीन दूध का एक थैला खरीद लाओ, बाक है क्वी ने सलाह दी। क्या आप पीना चाहते हैं? इसे मैन है के लिए खरीदो, उसे लाल सेम का दूध पीना पसंद है। हर बार जब वह अपनी माँ से मिलने जाती है तो मन हाई उसके लिए ढेर सारे फल लेकर आती है। मैं दूध का एक डिब्बा खरीदने जा रहा हूँ। अगली बार जब वह आए तो उससे कह देना कि दूध वापस ले आए। पहले मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक ले चलूं, फिर मैं खरीदारी करने जाऊंगा। जब हम बात कर रहे थे तो लिफ्ट आ गई। आप आगे बढ़े, मैं खुद लिफ्ट से ऊपर जा सकता हूँ। जब तुम वहां पहुंचोगे
तो मैं गलियारे में घूमकर तुम्हारे आने का इंतजार करूंगा। बाक हाई क्विन ने हाथ हिलाकर संकेत दिया कि सब ठीक है। यह देखकर वान तो लैंग ने अब और जोर नहीं दिया। पिछले 2 दिनों में जब भी उसके पास कुछ नहीं होता था तो बाक हाई क्विना टहलने और अपनी मांसपेशियों को खींचने के लिए दालान में चला जाता था। ठीक है, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। अगर तुम्हें थकान महसूस हो तो पहले अपने कमरे में चले जाओ, वान तो लांग ने सलाह दी। ठीक है, बाच हाई क्विन ने कहा। फिर वह धीरे धीरे लिफ्ट में चली गई। वान तो लांग ने लिफ्ट का दरवाजा बंद होते देखा। फिर उसे राहत महसूस हुई और वह सुपरमार्केट की ओर चल पड़ी। जैसे ही वान तो लांग सुपरमार्केट में दाखिल हुआ, बाहर से 2 लंबे व्यक्ति उसकी ओर बढ़े। महाप्रबंधक हो, मैंने श्री मेंग के बच्चों से संपर्क किया है। वे कल आएंगे और फिर वे बाकी समय उनकी देखभाल करेंगे, गो सु जियाओ ने कहा। हु यिंगजुन ने कुछ नहीं कहा। उसका चेहरा अभी भी मुखौटा पहने हुए था, ठंडा और दूर। वास्तव में उनके लिए श्री मानह निगम के एक पूर्व कर्मचारी मात्र हैं। आपका एक बार आना ही आपकी ईमानदारी दिखाने के लिए पर्याप्त है। लेकिन किसी कारणवश उन्हें बार बार उनसे मिलने जाना पड़ता था और आज तीसरा दिन था। आप क्या फालतू कर रहे हैं? हु यिंगजुन की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसकी सांसें ठंडी हो गई। महाप्रबंधक हो, मैं एक कार्टन दूध खरीदने जा रहा हूँ। यह देखकर कि अस्पताल में आने वाले सभी लोग उपहार लेकर आए हैं, क्वैक सो टियो अपनी बात कहने से खुद को रोक नहीं सकी। हु यिंगजुन ने सिर हिलाया, लेकिन फिर भी बिना हिले वहीं खड़ी रही। यह देखकर क्वात सो टियो ने अशिष्टता करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से सुपरमार्केट की ओर भाग गया। कुछ ही देर बाद 2 आकृतियां सुपरमार्केट से बाहर निकली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आम तौर पर भुगतान करने के लिए अपने सेल फोन का उपयोग करता हूँ, इसलिए मैं शायद ही कभी अपने साथ नकदी रखता हूँ, और मैंने अपना फोन कार में ही छोड़ दिया। कितने शर्म की बात है। 1 मिनट रुको, मैं इसे बाद में तुम्हें भेज दूंगा। क्वत सो टियो ने दूध का डिब्बा पकड़ा और अपने बगल में खड़े व्यक्ति को देखकर मुस्कुराया। वान तो लांग ने मास्क पहने हुए उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। कोई बात नहीं, तुम्हें इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। ओह, यह मेरा व्यवसाय कार्ड है। इस पर फोन नंबर भी मेरा जालो खाता है। आप मुझे एक मित्र के रूप में जोड़े, फिर मैं बाद में आपको पैसे वापस स्थानांतरित कर दूंगा। क्वत सो टियो ने अपना बिजनेस कार्ड वान तो लांग को दिया। वान तो लांग ने बिना देखे ही बिजनेस कार्ड रख दिया। लिफ्ट यहाँ है। हम जल्दी करना होगा। क्वैक सो टियो की तेज नजरों ने पता लगा लिया कि लिफ्ट पहली मंजिल पर पहुंच चुकी है। वान तो लांग भी तेजी से उसके पीछे भागा। वे दोनों जानते थे कि लिफ्ट ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करेगी। लेकिन जब वह नजदीक पहुंची तो उसने लिफ्ट के सामने एक लंबा व्यक्ति खड़ा देखा। अचानक वह व्यक्ति पलटा। एक जोड़ी काली आंखें, इतनी गहरी कि वे किसी की आत्मा को चूस रही थी। यह वही था। एक पल में वान तो लांग के पैर 1000 पाउंड के बराबर भारी हो गए। वह अपनी जगह पर स्थिर खड़ा रहा, हिलने में असमर्थ। अध्याय 10। तुम्हें मुझे छूने की अनुमति किसने दी? किसी व्यक्ति का रूप आसानी से बदल सकता है, केवल उसकी आंखें नहीं बदल सकती। इसके अलावा एक रात उस आदमी की आंखें उसके दिमाग में गहराई से अंकित हो गईं। इसलिए भले ही उसने अब मुखौटा पहना हुआ था, फिर भी वह उसे पहचान सकती थी। मिस, जल्दी करो, क्वैक सो टियो ने वान तो लांग से बात करते हुए लिफ्ट का बटन दबाया। लेकिन दूसरा आदमी पहले लिफ्ट में प्रवेश कर चुका था। हु यिंगजुन के लंबे कद और ठंडी आभा के कारण आम लोग उसके पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। इसलिए
लिफ्ट अभी भी बहुत खाली है। यून जी लिंग ने जल्दी से अपना संयम वापस पा लिया, फिर खांसने का नाटक किया, अपनी आवाज में अपनी उलझन को छिपाने की कोशिश करते हुए। मुझे अभी भी कुछ काम करने हैं, तुम आगे बढ़ो। जल्दी करो, जल्दी करो, लिफ्ट बंद होने वाली है। क्वाद सो ट्यू ने उसकी बात नहीं सुनी। उसे वहां अचंभित खड़ा देखकर वह जल्दी से दौड़ा, वान तु लांग की कलाई पकड़ी और उसे अंदर खींच लिया। एक झटके में लिफ्ट के दरवाजे बंद हो गए। तुरंत ही वान तु लांग को महसूस हुआ कि उसका दिल धड़कना बंद हो गया है। क्या हो रहा है? तुम लिफ्ट में क्यों हो? जाहिर है आपने अभी जाने का बहाना बनाया था, है ना? वान तु लांग ने चाहे कितनी भी शिकायत की हो, लिफ्ट का दरवाजा फिर भी बंद हो गया। यह देखकर उसे आश्चर्य हुआ। लिफ्ट में ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन किसी अज्ञात कारण से वान तु लांग को बहुत घबराहट होने लगी, यहाँ तक कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया। वह आदमी अभी भी शुरू से अंत तक एक तरफ ठंडे मन से खड़ा था, 1 इंच भी नहीं हिला। लेकिन वान तु लांग कितना चतुर, गो चुक्सियाओं ने उसे हुओ यिंगजुन के ठीक बगल में खड़ा कर दिया। उसने बगल की ओर देखा और तुरंत गहरी सांस ली। उसकी सूती जैकेट उसके कपड़ों को छू गई थी। किसी कारण से यू जीलिंग अचानक कांप उठी और उसके पैर थोड़े हिल गए। यू जीलिंग, डरो मत, वह तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। सोचते हुए उसने अपने होंठ काटे, लिफ्ट के दरवाजे को घूरते हुए। कोई भी लिफ्ट का बटन क्यों नहीं दबा रहा है? चाहे लिफ्ट किसी भी मंजिल पर रुके, उसे बाहर निकलना ही होगा। नाखून, लिफ्ट 5वीं मंजिल पर खुली। वान तु लांग ने बिना सोचे समझे सीधे बाहर भागने का इरादा कर लिया। लेकिन अप्रत्याशित रूप से बहुत सारे लोग एक साथ लिफ्ट में प्रवेश कर गए। भीड़ एक दूसरे से धक्का मुक्की करती रही, वान तु लांग को धक्का देती रही। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, वापस पुरानी जगह पर। ओह, मेरे पास अभी तक समय नहीं है। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, लिफ्ट का दरवाजा धीरे से बंद हो गया। वान तु लांग ने असहाय होकर अपने होंठ काटे, यह वास्तव में था। वाह वाह! अचानक लिफ्ट के अंदर से एक चीख आई। चीख सुनकर सभी लोग चौंक गए। इस समय वान तु लांग ने अचानक देखा कि उसके पीछे एक महिला खड़ी थी, जिसने एक 3 साल के लड़के को गोद में लिया हुआ था। लड़का रो रहा था और यहाँ तक कि महिला के बाल पकड़ने की कोशिश कर रहा था। आलू, शोर मत करो, महिला ने भौहें सिकोड़कर लड़के को सांत्वना देने की कोशिश की। बूहू, मैं टीका नहीं लगवाना चाहता। बूहू, लड़का रोता रहा। तुम्हें बीमार होने को किसने कहा? महिला स्पष्ट रूप से थोड़ी नाराज थी। उसने लड़के का हाथ पकड़ लिया और उसके हाथ को अपने बालों से हटा दिया। लेकिन अप्रत्याशित रूप से लड़के ने अचानक अपना संतुलन खो दिया और पीछे की ओर झुक गया तथा तुरंत जोर से चिल्लाने लगा। वान तु लांग चौंका और सहज ही उसने लड़के के सिर को सहारा देने के लिए हाथ बढ़ाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लड़के की मां ने तुरंत धन्यवाद कहा। कुछ नहीं। तुम्हें मुझे छूने की इजाजत किसने दी? लड़के ने अचानक वान तु लांग की ओर देखा और चिल्लाया, बदसूरत औरत, तुम्हें मुझे छूने की इजाजत किसने दी? खोई ताई, तुम इतने असभ्य क्यों हो? महिला बहुत क्रोधित थी। जो कोई भी मास्क पहनता है वह अजीब है। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, खोई ताई ने अचानक अपना हाथ उठाकर वान तु लांग के चेहरे से नकाब खींच लिया। किसने तुम्हें मुझे छूने दिया? किसने तुम्हें मुझे छूने दिया? वान तु लांग दंग रह गया। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, लड़के ने उसका मुखौटा खींच लिया। सहज रूप से उसने जल्दी से अपना चेहरा ढक लिया तथा मास्क वापस पाना चाहती थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से
इस जिद्दी लड़के ने उसे मुखौटा लौटाने से इनकार कर दिया। मुझे मेरा मुखौटा वापस दो, लड़के की मां ने भी नकाब उतारना शुरू कर दिया। नहीं, लड़का क्रोधित हो गया। उसने मुखौटा उठाया और उसे अपनी शर्ट में ठूंस लिया। वान तो लांग भी लड़के के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहती थी। उसने जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया। वह चाहती थी कि वह अपना शरीर 90 डिग्री तक झुका सके। जल्दी करो, लिफ्ट जल्दी खुल रही है। डिंग, लिफ्ट के दरवाजे खुल गए। आगे खड़े सभी लोग एक एक करके बाहर निकल गए। वैन तुलांग, जो अभी भी खड़ा था, जल्दी से अपना चेहरा ढककर आगे बढ़ा। हालांकि अप्रत्याशित रूप से उसके पीछे वाला लड़का अचानक आगे बढ़ा, उसके सिर के पीछे पोनीटेल को पकड़ लिया और फिर उसे जोर से खींचा। ऐदा, इससे पहले कि यू जीलिंग प्रतिक्रिया कर पाती, उसका शरीर पहले ही जड़ता से पीछे की ओर गिर चुका था। सभी ने डर से अपनी आंखें बंद कर लीं। यह झटका निश्चित रूप से बिल्कुल भी हल्का नहीं था। लेकिन कुछ सेकंड इंतजार करने के बाद भी वान तुलांग की चीख सुनाई नहीं दी। वान तुलांग ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी, लेकिन दर्द वैसा नहीं हुआ जैसा उसने सोचा था। हो, क्या हुआ? बादाम आंखें धीरे धीरे खुल गईं। जमीन, काली पैंट, कॉफी ब्राउन जैकेट। यह आकृति बहुत परिचित लगती है। यू जीलिंग ने ऊपर देखना जारी रखा। उसकी आंखों को जो चीज पकड़ी वह थी गहरी आंखों की एक जोड़ी की छवि। वे दोनों आंखें चमक रही थी, उसे घूर रही थी। एक पल में वह इतनी आश्चर्यचकित हुई कि उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसका दिल भी बेतहाशा धड़कने लगा। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। तुदीम, एक धीमी, मोहक आवाज, जिसमें थोड़ा संदेह था, उसके कानों में गूंजी।